हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे भी हम लोग अभी HSSC CET मेंस कॉमर्स के लिए यहाँ पर जो क्लासेस है वो आपकी कंटिन्यूसली चल रही हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आपकी है सेशन। साथ ही साथ टॉपिक वाइज में कराने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, पहले मैंने आपको बेसिक भी करा दिया है, आपको लॉ ऑफ डिमांड मैंने करा दिया है, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज और फॉल ड्यू टू फॉल और राइज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड और रिलेटेड गुड, और राइज और फॉल इन इनकम। नहीं आया होगा समझ में? देखो, तीन चीज को पकड़ो यहाँ पे। सबसे पहला है प्राइस, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और तीसरा है इनकम। अगर इन तीनों की वजह से डिमांड में कोई भी चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आ गया समझ में? प्राइस की वजह से, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, और आपकी इनकम से। इनमें अगर कम ज्यादा होता है, बढ़ रही है या घट रही है इनकम, या प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या रिलेटेड गुड्स के प्राइस कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या चेंज आएगा, वही मेजर करने का काम होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आई होप अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स हैं, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आपका प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी पे ही बेस्ड है। दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा ना, कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर अभी आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये भी बहुत ही बड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। सबसे पहली बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस की वजह से डिमांड में जो भी चेंज आना। प्राइस की वजह से डिमांड में जो भी चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ गया समझ में? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस। यानी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि प्राइस में अगर कोई चेंज आता है, सपोज करिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। सपोज करिए, चलिए मैं एग्जाम्पल आपको आगे बताती हूँ यहाँ पे दूसरे चार्ट में, तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला मैंने आपको बोला है, याद कर लीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला कि आपके जो है, चॉकलेट के प्राइस जो है बेटा, वो आपके 10% बढ़ चुके हैं। 10% चॉकलेट के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं मार्केट के अंदर। तो यानी आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, ऊपर की तरफ एरो जाएगा, प्राइस राइज हो गए हैं। लेकिन 10% अगर हमने बढ़ा दिए हैं चॉकलेट के प्राइसेस, तो डिमांड बहुत कम हो गई, क्योंकि चॉकलेट हो गई है महंगी, तो अब हम नहीं खरीदेंगे। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, वो 15% से गिर गई है, नीचे की तरफ एरो कर देंगे। यानी चॉकलेट के प्राइस 10% से बढ़े थे, जिसकी वजह से चॉकलेट की जो डिमांड थी वो 15% से कम हो गई है। और इसको फॉर्मूले में आप कैसे लिखोगे? 15% डिवाइडेड बाई 10%। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है वो ऊपर लिखा जाएगा, और प्राइस का जो चेंज था वो आपको नीचे लिखना है, यानी 1.5। याद रखिएगा, जब भी आपकी इलास्टिसिटी एक से ज्यादा हो, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, जब भी आपकी इलास्टिसिटी एक से ज्यादा हो, तो समझ लेना कि मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाईली इलास्टिक है। मैम ये इलास्टिक समझ में नहीं आ रहा है, इलास्टिक समझ में नहीं आ रहा है। इलास्टिक को दूसरे, अगर हम लोग अपने घर की बात करें, अगर हम अपने घर की बात करें, तो आप लोगों के घर में सब ट्राउजर्स हैं, कपड़े हैं, वहां पे इलास्टिक डलता है। इलास्टिक मीन्स रबर बैंड डलता है। आपके ट्राउजर में, पजामे में इलास्टिक ही तो आता है। अगर मैंने आपसे बोला इलास्टिक को खींच दो, इलास्टिक को खींचो, तो खींच जाएगा ना, दैट मीन्स हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब बेटा यहाँ पर होता है कि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना। अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी गिरावट होती है, या प्राइस में थोड़ी बहुत भी
बढ़ोतरी होती है यानी राइज होता है प्राइस, तो आपका जो इलास्टिक है वो खिंच जाएगा, यानी आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपका इलास्टिक है उसको इन इलास्टिक अगर मैं बोल दूं, तो इन इलास्टिक, यहाँ पे दो चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा। एक मैंने आपको बोला है इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना, जैसे कि आपका इलास्टिक कहीं भी आपको फिट हो जाता है। अगर आप मोटे हो गए तो वो इलास्टिक खिंच जाएगा ना, तब भी आपको एडजस्ट आ जाएगा, आपको आ जाएगा प्रॉपर आपका ट्राउजर। तो इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाना। और अगर मैं वही बात करूं इन इलास्टिक, अगर मैंने यहाँ पे इन लगा दिया है, इन, जब तक आप ये दो चीज नहीं समझोगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने इन इलास्टिक लगा दिया, इन ऐड कर दिया है, तो इन इलास्टिक का मतलब समझ जाना कि हमारे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी आप उसको खींचोगे तो भी वो इलास्टिक नहीं खींचेगी। इन इलास्टिक का मतलब समझ लो, आपकी इलास्टिक नहीं खींचने वाली, यानी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं बोलूं इलास्टिक है, तो इलास्टिक का मतलब आप जितना चाहे खींच सकते हो, यानी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलना। समझ में आ गया? इलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंजेस आना, और इन इलास्टिक का मतलब डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, यानी वो खींचेगी ही नहीं आपसे। आप इसको याद रखिएगा इसी एग्जाम्पल से। तो चलिए, मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी बता दिया। प्राइस 10% से बढ़े थे और डिमांड कितने की बढ़ गई मैम? 15% से घट गई, क्योंकि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो घटेगी घटेगी ना। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपको याद हो। चलिए, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ना कुछ मेथड होते हैं और ज्यादातर प्राइस का ही मेथड होता है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी को नापने के लिए चार तरीके यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल और परसेंटेज मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया 10%, 15% है ना। वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई आपका कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में? प्राइस में मैम अभी आपको बताया गया था कि 10% से प्राइस बढ़ गए थे, तो 15% से डिमांड कम हो गई थी, तो वो वाली बात यहाँ पे करी गई है। दूसरा है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, टेल्स अस हाउ टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व। डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व हैव अ डिफरेंट इलास्टिसिटी। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना के बताने वाली हूँ, तभी आपको समझ आएगा। देखो, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं इस तरीके का ग्राफ। ये लाइन होती है, इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा अपर सेगमेंट, यूएस अपर सेगमेंट। नीचे वाला पार्ट होता है लोअर सेगमेंट, जिसे बोलते हैं एलएस, लोअर सेगमेंट। तो अगर मैं इसका आधा पॉइंट करूं, इस लाइन को अगर मैं काट दूं बीच में, तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी बेटा 1 होती है। क्या होती है मैम? 1 होती है, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जितने प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही डिमांड में चेंज हुआ है। 10% अगर प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड भी 10% से ही कम हो गई है, बराबर। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली बात करूं अपर सेगमेंट की, इसमें होता है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हाईली इलास्टिक होता है, यानी डिमांड में बहुत ज्यादा खींचतान आना, यानी बहुत ज्यादा बदलाव आना। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं लोअर सेगमेंट की, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 आती है। लेस देन 1 का मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला होता है हाई इलास्टिक, नीचे वाला होता है लेस इलास्टिक। लेस का मतलब कम चेंज आएगा, और मोर का मतलब ज्यादा खींच सकते हो, और लेस में कम ही खींच सकते हो, और इन इलास्टिक में बिल्कुल नहीं खींच सकते, यानी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट मेथड आपको बताता है, ऊपर वाला हाईली इलास्टिक होता है, नीचे वाला लेस इलास्टिक होता है। फिर नेक्स्ट आता है आर्क मेथड, दैट टेल अस हाउ टू मेजर द एडी इन द बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व वेर प्राइस एंड डिमांड चेंजेस आर वेरी नेग्लिजिबल। चलिए, मैं ये आपको अभी ग्राफ है नीचे वहां से बताती हूँ, पहले लास्ट वाला देख लीजिए। एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू मेथड। देखो, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू मेथड टेल्स अस हाउ टू मेजर द ईडी ऑफ अ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ये डिमांड इस हिसाब से बताएगा कि आपकी रेवेन्यू कितनी है, कमाई कितनी है, और आपका खर्चा कितना है। सोचो, कमाई ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा, कमाई कम होगी तो खर्चा भी कम होगा। इस तरीके से डिमांड देखी जाती है। तो चलिए, मैं आपको आर्क मेथड बता देती हूँ यहाँ पे।
ये देखिए पॉइंट मेथड मैंने आपको बताया था ना, यहाँ ED1 होती है बीच में। ये ज्योमेट्रिक वाला मैंने जो अभी आपको बताया ये ED1 होता है बेटा। और ऊपर जितना जितना जाओगे हाईली इलास्टिक है, नीचे जाओगे लेस इलास्टिक वाला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्क की। देखो आर्क में क्या होता है, एवरेज निकालना होता है। जैसे ये ए है और ये बी है, इनके बीच का एवरेज जो निकाला जाता है ना, दैट इज कॉल्ड आर्क। सपोज करिए मेरी ना पहले 10 रुपए की चॉकलेट थी और 10 रुपए से बढ़ाकर मैंने 20 रुपए कर दिए। 10 रुपए की बढ़ाकर मैंने 20 रुपए के प्राइस कर दिए चॉकलेट के पी। यानी प्राइस में कितना चेंज आया, 10 से 20। तो डिमांड में कितना चेंज आया बेटा, डिमांड में पहले मैम 20 लोग खरीदते थे, अब उन्होंने कम करके 10 रुपए कर दिए, क्योंकि डिमांड घट गई है, क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं। अब हम इनका बीच का निकालेंगे, तो 10 और 20 के बीच कितना आता है, 15। और 20 और 10 के बीच में कितना आएगा, 15। यानी हम लोगों को इसका बीच का एवरेज निकालना पड़ता है, उसके हिसाब से डिमांड कैलकुलेट किया जाता है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है आप लोग के लिए, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टाइप्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ डिग्रीज होती हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपका ईपी दिखा होगा, इनफाइनाइटी है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपका ईपी 0 है। फिर आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईपी ग्रेटर देन 1 है। फिर आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ईपी स्मॉलर देन 1 है। और फिर लास्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, ईपी इक्वल टू 1। वन बाय वन हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। चलिए पहला आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे सब, ठीक है। चलिए पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका साइन होता है इनफाइनाइटी का, ये जो रिबन सा बना हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटी। और इसका चार्ट कैसे बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बनता है। क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनती है ना, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इनफाइनाइटली विथ अ स्मॉल फॉल इन प्राइसेस, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू जीरो विथ स्मॉल राइज इन अ प्राइस। यानी यहाँ पे सीधी सी बात बोली है कि अगर यहाँ पे प्राइस जरा सा भी आपने बढ़ा दिया तो आपकी जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। आपने थोड़ा सा भी पॉइंट में भी प्राइस बढ़ा दिया ना, तो उस चीज की डिमांड है जीरो हो जाएगी। मैम ये जीरो कैसे हो जाएगी, अच्छा एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। सपोज करिए आप लोग सब्जी मंडी जाते हो कि सब्जी खरीदते होगे, तो सारी सब्जियों का रेट एक जैसा होता है नहीं होता है भाई, सब लोगों की मिली भगती तो होती है। हाँ कोई कोई मिल जाता है जो ठीक ठाक रेट लगा देता है, बट मोस्टली जो मैंने देखे है वो सबका सेम। अगर आप एप्पल खरीदने जा रहे हो तो वो बोलेंगे मैम एप्पल तो 80 रुपए किलो है, दूसरा बोलेगा मैम 80 80 रुपए किलो है, तीसरा भी बोलेगा 80 रुपए किलो है। तो यानी कोई चेंज नहीं होता प्राइस में। सपोज करो वहां पे किसी एक ने बोला, किसी एक शॉपकीपर ने, एप्पल बेचने वाले ने बोला कि हमारे पास 78 रुपीज किलो के हम लोग हिसाब से दे रहे हैं, यानी सिर्फ 2 रुपए कम किए हैं, ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ 2 रुपए कम किए हैं। तो आपको पता है सारे कस्टमर्स जो है वो 80 रुपए छोड़कर 78 रुपीज जिसने कर दिए हैं उस पे से खरीदेंगे। तो जो बाकी के कस्टमर्स हैं जो 80 80 में दे रहे थे, उनकी डिमांड उनके सेब की हो जाएगी जीरो। भाई उनके पास से एक सेब भी कोई नहीं खरीदेगा, एक एप्पल भी नहीं उठाएगा कोई उसकी उसके ठेले पे से। क्योंकि चाहे अगर वो 1 रुपए भी कम कर देता ना, 79 भी कर देता ना, तो भी सारे कस्टमर्स जो है वो 79 वाले के पास से जाके एप्पल खरीदेंगे। तो जो बाकी के जो शॉपकीपर्स थे, जो बाकी के सेलर हैं, बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं, सोचो उनके पास से कोई एक भी एप्पल नहीं खरीदेगा, यानी जीरो। उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यही चीज बोली गई है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ जाता है, तो डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। साथ ही अगर इसका उल्टा केस देखते हैं कि अगर प्राइस गिर गया, जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाती है अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम हो जाए। सपोज करिए मैंने अभी आपको यही रीजन दिया कि उसने 78 का कर दिया था, तो डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई, सिर्फ 2 रुपए के लिए। सोचो सिर्फ 2 रुपए कम किए थे और उसकी वजह से उसके एप्पल की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो दूसरे की डिमांड थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस क्या देखते हैं,
कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी जीरो हो जाती है अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देते हो। अब दूसरा केस यहाँ पे ये चीज देखो, सपोज करिए वो जो एप्पल वाला था, एप्पल वाला उस 80 के सब दे रहे थे 80 रुपए किलो, 80 रुपए, किसी ने अगर बढ़ा दिए, सपोज करिए दो है सेलर, उसने 80 से 82 रुपए भी कर दिए, सोचो, तो डिमांड उसकी भी जीरो हो जाएगी। यानी अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो तो डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और अगर प्राइस कम कर देते हो तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? ये तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। दो दुकानदार हैं, अगर एक ने प्राइस कम कर दिए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन एक शॉपकीपर जिसने प्राइस बढ़ा दिए तो उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा, सब सस्ते पे भागते हैं। तो ये यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक बोलता है। अब दूसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। मैंने आपको बोला था ना इन इलास्टिक, ये तुम खींचोगे तो भी नहीं खींचेगी, यानी डिमांड के अंदर कोई भी चेंज ना आना। ईपी इज इक्वल टू जीरो, और इसका चार्ट कैसा बनता है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन जाती है। यहाँ पर आपका डिमांड जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए, इसकी डिमांड जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि चलिए मेडिसिन को लेके चलते हैं। अगर मेडिसिन की बात करें, सरदर्द की गोली अगर चाहे 10 की आ जाए चाहे 100 रुपए की आ जाए, तो क्या उसकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं मैम, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी चीज है। अगर डिमांड बढ़ेगी या कम होगी फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज जरूरी है, हमें खरीदनी खरीदनी है। तो चाहे आपकी पैरासिटामोल 10 रुपए की आए, चाहे आपकी पैरासिटामोल 50 रुपए की आए, 50 से बढ़ के चाहे 80 की हो जाए, डिमांड वैसी की वैसी ही रहती है। यहाँ पर प्राइस बढ़े घटे लेकिन डिमांड में कोई भी तरीके का फर्क नहीं आएगा, डिमांड आपकी कांस्टेंट रहेगी। सपोज करिए प्राइस पहले 20 के थे फिर 10 का हो गया, प्राइस सपोज करिए पहले 20 थी फिर 20 से घटा के 10 कर दिया गया, लेकिन डिमांड जो है पहले भी 100 खरीदते थे और अब भी 100 ही खरीदेंगे। ये होता है चार्ट के अकॉर्डिंग, टेबल अगर बनाया जाए तो डिमांड जो है बेटा वो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो। इसीलिए इसका जो चार्ट है, ग्राफ है, वो आपका वर्टिकल लाइन में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है काफी ज्यादा खींच सकते हो आप अपनी इलास्टिक को, यानी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा चेंज होगी। तभी तो मैंने आपको बोला एक से ज्यादा होता है, ईपी इज ग्रेटर देन वन, ईपी इज ग्रेटर देन वन। तो इसके अंदर क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर ये बोलते हैं कि सपोज करिए मैंने प्राइस, चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके चलते, बार बार तो एग्जाम्पल कैसे बदले, है ना भाई। मेरी भी फेवरेट चॉकलेट है और ज्यादातर लड़कियों की तो फेवरेट चॉकलेट ही होती है, ठीक है। चॉकलेट को ही लेके चलते हैं। अगर मैंने बोला कि चॉकलेट के प्राइस जो है बेटा वो 10% से कम हो गए हैं, क्या हो गए हैं? 10% से कम कर दिए गए हैं, नीचे वाला एरो मतलब कम कर दिए गए हैं, तो डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बढ़ेगी मैम, बिल्कुल डिमांड बढ़ेगी। सोचो 10% से बढ़ाई थी, डिमांड बढ़ गई 50%। यही चीज बोलता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अरे हमने तो 10% ही बढ़ाए थे, प्राइस कम करे थे, सॉरी 10% ही प्राइस हमने कम करे थे, लेकिन जो डिमांड है वो 50% बढ़ गई है, 5 गुना। यानी आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी हाईली, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ जाना। अब आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, और इसका कर्व देख लीजिएगा किस तरीके से बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यहाँ पर होता है कि कम खींचेगा। रिलेटिवली सिर्फ इलास्टिक होता तो खींचता ही नहीं, मतलब डिमांड में चेंज ही नहीं होता। रिलेटिवली बोला है मतलब लेस बोल दिया है, तो लेस में मतलब ईपी इज स्मॉलर देन वन। देखो आप लोग फॉर्मूले भी लर्न कर लेना साथ में, ईपी इज स्मॉलर देन वन। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर मैं आपको बात करूं, अभी चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज करिए चॉकलेट की प्राइस जो है 20% से कम हो गई है, 20% कम हो गई है चॉकलेट की प्राइस, तो डिमांड जो बढ़ी है ना बेटा सिर्फ 5% ही बढ़ी। कितनी बढ़ी? सिर्फ 5%। अब आप देखो 20% हमने प्राइस कम किया
और डिमांड सिर्फ 5% कम हुई है। यानी आपकी डिमांड आपके प्राइस से कम में अगर चेंज होती है तो उसे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक चेंज डिमांड। यानी आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड है, वो बहुत ही कम चेंज हुआ है अगर हम कंपेयर करें प्राइस से। देखो प्राइस तो 20 गुना कम किए गए थे, लेकिन डिमांड तो सिर्फ 5 गुना ही बढ़ी है, बहुत कम, प्राइस से तो बहुत कम है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका जो आप चार्ट ग्राफ देख रहे हो वो थोड़ा सा एकदम बेंड हो गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसलिए ये ध्यान रखना कि इनके चार्ट्स कैसे बनते हैं। लास्ट आता है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है हमेशा इक्वल। ईपी इज इक्वल टू वन। वन का मतलब बीच में, बराबर। वन का मतलब याद रखना बेटा, बराबर। अगर मैंने बोला चॉकलेट के प्राइस 10% से कम हो गए हैं, तो डिमांड जो है बेटा वो भी आपकी 10% से ही बढ़ेगी। देखो 10 और 10 बराबर, 10 और 10 बराबर, यानी यहाँ पे भी 10% से आपकी डिमांड बढ़ गई। 10% प्राइस कम हुए, 10% डिमांड बढ़ी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस के अंदर चेंज आया है उतना ही डिमांड के अंदर चेंज आया है। इसका कर्व थोड़ा सा सी तरीके से बनता है ना, थोड़ा सा आपका, आप देख लो यहाँ पे सी की तरह बनता है थोड़ा सा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एकदम। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर के साथ रिलेशनशिप। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोला गया है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आना, यही तो होता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आना, इन इलास्टिक खींचेगा ही नहीं रबर बैंड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर प्राइस बढ़ गए तो खर्चा क्या होगा बताइए। अगर डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक का मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ेगा। में प्राइस बढ़ता है तो खर्चा कैसे बढ़ेगा, और वो भी डिमांड इन इलास्टिक है। पेट्रोल, पेट्रोल तो सब गाड़ी चलाते होंगे आज के टाइम पे। पेट्रोल जो है बेटा वो इन इलास्टिक है, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ जाए चाहे पेट्रोल के दाम कम हो जाए। देखो भाई, जो लोग ऑफिस कार से जाते हैं वो तो कार से ही जाएंगे, वो तो कार से ही जाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोग कंजूस होते हैं वो बस पकड़ सकते हैं, बट वो वाली चीज यहाँ पे लागू नहीं होती, दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला पेट्रोल का एग्जाम्पल। अगर आप बताइए पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़े ही हुए हैं, अगर बढ़ गए तो फिर आपका खर्चा नहीं बढ़ जाएगा। भाई आप पेट्रोल पहले 100 रुपए का भरवाते थे, अब आप 200 का भरवाओगे, महंगा हो गया तो प्राइस बढ़ा तो आपका खर्चा बढ़ा। लेकिन डिमांड इन इलास्टिक है बेटा, डिमांड इन इलास्टिक का मतलब आपको पेट्रोल यूज करना ही पड़ेगा। भाई आपके सिलेंडर वाली चीजें, सिलेंडर लगा लो, चलो पेट्रोल छोड़ दो, आप तो पैदल चले जाओगे। सिलेंडर बताओ, बिना सिलेंडर के चूल्हे पे तो खाना आजकल कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो चूल्हे में खाना नहीं बनाओगे, सिलेंडर अगर महंगा हो जाता है, एक बात बताइए, तो आपका बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। 800 का सिलेंडर है, 1000 में हो जाता है, तो आपका खर्चा बढ़ गया ना बेटा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। लेकिन डिमांड तो इनइलास्टिक ही रहेगी, सिलेंडर तो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और वही चीज अगर प्राइस घट जाए, प्राइस घट जाए तो खर्चा भी घट जाएगा। लेकिन डिमांड इनलास्टिक रहेगी, सिलेंडर तो तब भी यूज होना है, बस खर्चा आपका ये है, बजट में 200 रुपए बच जाएंगे आपके, ये चीज बोलती है। चलिए दूसरा आता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब बराबर, मैंने कहा था चेंज नहीं होगा, इज अनचेंज्ड। तो यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ता है तो भी आपका खर्चा नहीं बदलेगा, प्राइस कम हो जाए तो भी आपका खर्चा नहीं बदलेगा। मैम ये कैसे खर्चा नहीं बदलेगा? अच्छा एक बार बताइए, मैंने मेरे घर में सपोज करिए, आपके घर में सबको पॉकेट मनी मिलती है, नहीं मिलती भाई, नहीं मिलती, हम लोगों को तो नहीं मिलती पॉकेट मनी। ये क्या है ये पॉकेट मनी वाला सिस्टम? मुझे लगता है अमीरों के घर में ज्यादा पॉकेट मनी होता होगा, हमें तो कोई पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। देखो यूनिट इलास्टिक में ये होता है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको पॉकेट मनी मिलती है हर महीने 200 रुपए, या आप चलो कोई नहीं, पॉकेट मनी तो हमें मिलती नहीं, हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगोज का ले लेते हैं। सपोज करिए कि मैंगो के प्राइस बढ़ जाते हैं, मैंगो के प्राइस बढ़ जाते हैं, और आपने डिसाइड कर रखा है अपने बजट में कि हर हर दिन जो है या हर महीने में 200 रुपए के मैंगोज लेकर आऊंगा, 200 रुपए के आम खरीद के लेकर आऊंगा। अब सोचो कि प्राइस बढ़ गए 200 से, अब 400 रुपए किलो हो गए आम। 200 से 400 किलो आम हो गए हैं बेटा। 200 रुपए पहले किलो आते थे, मैंने ज्यादा महंगा बता दिया, इतने महंगे आम नहीं आते। देखो 200 रुपए से 400 किलो आम हो गए, आपने फिक्स कर रखा है कि 200 के ही लेके आऊंगा। तो पहले आप 1 किलो लाते थे, अब हाफ केजी ले आओ।
भाई यही तो करोगे। पहले आप 200 रुपए में 1 किलो ले आते थे आम। अब जब डबल रेट बढ़ चुके, 400 रुपए किलो हो गया है, तो अब आप आधा किलो लेकर आओगे। तो आपकी जेब से पैसे तो 200 ही जाएंगे, बस क्वांटिटी चेंज है, पैसा चेंज नहीं हुआ है, बजट नहीं बिगड़ा है। इसीलिए यहाँ पर इस अनचेंज्ड बोला गया है। बजट नहीं बिगड़ा है बेटा, 200 रुपए ही जाएंगे जेब से, तो बस क्वांटिटी कम हो जाएगी। पहले 1 किलो लाते थे, अब आधा किलो ले आओगे। वैसे ही अगर प्राइस 200 से 100 हो जाए, सोचो कम हो जाए, तो भी आप 200 के ही लाओगे। पहले 1 किलो लाते थे, अब 2 किलो ले आओगे। बस इतना फर्क है। पैसे से कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी जेब से खर्चा नहीं होगा, बस उतना ही होगा, 200 रुपए बस। इसीलिए यहाँ पर यूनिट इलास्टिक के अंदर अनचेंज्ड बोला गया है। तीसरा है इलास्टिक। इलास्टिक इलास्टिक यानी खींच सकते हैं, डिमांड में चेंज आएगा। तो डिमांड में कैसे चेंज आएगा? सपोज करिए आपके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। कैसे? 5 स्टार होटल देखिए, घूमने का प्लान देखते हो, मनाली जाते हो, और बहुत सारी जगह पे आप लोग घूमने जाते हो, है ना? उत्तराखंड जाते हो, ऋषिकेश जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए। सपोज करिए वहां के रहने का खर्चा, होटल वगैरह का बहुत बढ़ जाए, सोचो, तो आप क्या करोगे? आपका खर्चा यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आप वहां नहीं जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं भाई, वहां पे तो बहुत ज्यादा महंगा है, रूम लेने का खर्चा 50-60 हजार रुपए बैठ जाएगा, होटल इतने महंगे बुक हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही बुक कराते हैं ना आजकल। तो आप लोग वहां जाके कौन कराता है? क्योंकि सब फुल हो जाते हैं, तो सब सब लोग ऑनलाइन ही फिल करते हैं ना अपने होटल वगैरह, कहाँ क्या करना है। तो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक है। इलास्टिक है, आपकी मर्जी, आप नहीं जाओ, आपको महंगा लग रहा है, आप मत जाओ, है ना? आप अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक नाप सकते हो इसमें। तो वही चीज है। अगर यही प्राइस कम हो जाए, सोचो आपको पता चले अरे होटल डिस्काउंट पे मिल रहा है, सबको फ्री फ्री फ्री, एक दिन के साथ एक रात फ्री, तो फिर आपका यहाँ खर्चा बढ़ जाएगा, आप अपनी फैमिली को लेकर फटाक से चले जाओगे जम्मू कश्मीर घूमने। तो यही चीज है इलास्टिक। ये प्राइस बढ़ गया तो आप छोड़ दोगे उस चीज को, यानी खर्चा कम होगा आपका, आप नहीं जाओगे, बचा लोगे आप अपने खर्चे को। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाता है, तो फिर आप अपनी पूरी फैमिली को लेके चल दोगे ट्रेन पकड़ के, है ना? तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, आपकी मर्जी से चेंज होगी। जैसे आप अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक चेंज करते हो, वैसे ही डिमांड चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अगर महंगा है तो आप छोड़ दोगे, नहीं खरीदना, डिमांड में चेंज आ जाएगा। और सस्ता है तो भी डिमांड में चेंज आ जाएगा, तो आप ज्यादा जाके वहां पे शॉपिंग करोगे। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा आता है यहाँ से, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी। देखो कमोडिटी के नेचर पे बहुत फर्क पड़ता है। मैम नेचर पे कैसे फर्क पड़ता है? कमोडिटी बहुत तरीके की होती है बेटा। एक तो लग्जरी, एक आपकी जरूरत की चीज होती है, एक बहुत हाई फाई होती है लग्जरी चीजें। तो अच्छा एक बात बताइए, जो लग्जरी चीजें होती हैं, अगर मैं वैसे बात करूं अमीरों के हिसाब से, तो उनको क्या कोई फर्क पड़ता है? उनको क्या फर्क पड़ेगा? रॉलेक्स की घड़ी चाहे 50 हजार की आए, 1 लाख की आए, उनके पास तो पैसे ही पैसे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से डिमांड, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, आप नहीं खरीद सकते, आपके लिए वो बहुत हाईली इलास्टिक है, आप नहीं ले सकते उसे। तो नेचर तो पता ही है, कम्युनिटी किस तरीके की है, लग्जरी है या नेसेसिटी वाली चीज है। अगर नेसेसिटी वाली नमक वाली बात है, तो आप एक बार बताओ, आपके घर में नमक चाहे 10 रुपए का करके, चाहे 50 रुपए का हो जाए, चाहे 50 से 100 रुपए का हो जाए, नमक तो डालोगे ही सब्जी में, डालोगे कि नहीं डालोगे? तो फिर आपके लिए वहां पे डिमांड क्या हो जाती है? इनइलास्टिक, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो डिपेंड करता ही करता है कि कमोडिटी का नेचर किस तरीके का है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ए नहीं तो बी सही, ए नहीं तो बी सही, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। चाय नहीं तो कॉफी, ठीक है, पेप्सी नहीं तो कोका कोला पी लेंगे, ये वाली चीज है। अगर सोचो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि भाई कोका कोला या पेप्सी, तो पेप्सी चाहे कितनी भी दाम बढ़ाए, आप कोका कोला स्विच कर लोगे, चाय के दाम बढ़ गए तो आप कॉफी पी लोगे। तो डिमांड इलास्टिक है इसके अंदर, आप बदल रहे हो डिमांड को। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे? ये तो आपको लेना ही लेना है, तो फिर उसमें डिमांड चेंज नहीं होगी। अगर आप कई बार ऐसी चीजें हो जाती है ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, एक ही चीज है ये तो, इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सपोज करो लड़कियों के लिए बहुत होता है ना कि मार्केट में ड्रेस होती है, अब इसके इतनी ड्रेस अच्छी लगने लगती है, चाहे वो हमसे ज्यादा पैसे लूट ले, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि या इसकी जैसी ड्रेस तो दूसरी मिलेगी ही नहीं, तो फिर हमारे लिए तो वो कितना भी पैसा ले ले हमसे, हम देने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर आता है वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। देखो वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई सामान है, उससे आप कितनी सारी चीजों का यूज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध है, दूध का पैकेट है,
अगर अभी दूध का पैकेट अगर सस्ता हो जाए बेटा, तो आप उस दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, दही है, और भी मिठाइयाँ बना सकते हो दूध से, है ना, लस्सी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो यानी उसमें डिमांड जो है वो आपकी क्या होती है, इलास्टिक होती है, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ दूध बहुत महंगा है, तो फिर आपकी डिमांड जो है वो एक ही तक लिमिट रह जाएगी, आप सिर्फ चाय या दूध ही पी सकते हो। ठीक है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट देखो, पोस्टपोन करना। अगर डिमांड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फोन है, तो फोन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। इसलिए फोन की डिमांड आज के टाइम पे इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी आप खींच नहीं सकते डिमांड को, डिमांड वही की वही रहेगी, चाहे प्राइस बढ़ जाए फोन के और चाहे प्राइस फोन के कम हो जाए। तो फोन इतना जरूरी हो गया आज के टाइम पे कि आप उसको टाल नहीं सकते, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। लेकिन सपोज करिए टीवी है तो आप सोचो कि यार टीवी भी तो बहुत महंगा आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है, 50,000 का टीवी आ रहा है, छोड़ो डिस्काउंट आएगा दिवाली वगैरह पे तब देख लेंगे, इसको आप टाल सकते हो क्योंकि इसकी डिमांड है इलास्टिक। आप मर्जी से जब चाहे तब खरीद सकते हो, जब आपके पास पैसे आ जाए। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट। देखो कुछ कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है ना, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको, जो नशा करते हैं, ऑटोमेटिकली बोल दिया जाए, जो नशा करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी हो जाए, उनके लिए तो डिमांड इनइलास्टिक ही रहती, खींच नहीं सकती, चेंज नहीं हो सकती। वो चाहे सिगरेट 1,000 की भी आएगी तो इतनी तलब होती है उन चीज को, एडिक्टेड होते हैं ना वो लोग, क्योंकि उनके बिना वो जी नहीं सकते, एडिक्शन हो जाता है। तो वो जो एडिक्शन हो जाता है, तो अगर ये चीजें हैं, तो फिर इस चीजों की तो डिमांड इनइलास्टिक ही होगी। अब जो शराब देखो महंगी से महंगी भी आती है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने घर से छीन छीन के पैसा वो लोग शराब पीते हैं, बहुत मतलब इतना ज्यादा उन लोगों को एडिक्शन होता है। बेच देंगे, जाके ज्वेलरी बेच देंगे वाइफ की, उनका बस चले तो अपने घर को, अपने वाइफ को भी बेच दें, अपने बच्चों को भी बेच दें, इस तरीके का नशा है। ठीक है। तो इसके लिए उनके लिए डिमांड, चाहे उस शराब 1,000 की है, लाख की है, उनको तो अपना नशा खत्म करना है। ठीक है। उनको तो इसीलिए तो उनके लिए ये सारी चीजें जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, कोई चेंज नहीं आता। फिर होता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कॉमोडिटी। देखो आप अब एक कॉमोडिटी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो, उससे भी डिमांड का फर्क पड़ता है। माचिस खरीदते होगे घर के लिए, उस पे 1-2 रुपए बढ़ जाएंगे तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? माचिस के ऊपर 1-2 रुपए अगर बढ़ जाते हैं, सपोज करिए अभी माचिस 10 रुपए का पैकेट आता था, अभी 12 का आ जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैगी थी 10 की आती थी, 12 की हुई, कुछ फर्क पड़ा क्या? तो 2 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए उसकी डिमांड क्या होती है, इनएलास्टिक हो जाती है। दूसरा वही चीज अगर आप बड़ी बड़ी चीजों पे खर्चा करते हो, फर्नीचर है, फ्रिज है, तो भाई इसमें तो हजारों हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, 20-20 30-30 हजार रुपए के फ्रिज आ रहे हैं और भी ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पे तो फिर आपको देख के ही खरीदना पड़ेगा, उसमें डिमांड होती है इलास्टिक। फिर आता है रेंजेस ऑफ प्राइस। देखो रेंजेस ऑफ प्राइस से ये होता है कि जो हाई रेंज के प्राइसेस होते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड है, चाहे सस्ता ले लो, नमक, तेल, है ना, मिर्च, तो इनमें फर्क नहीं होता। फर्क पड़ता है बीच वालों को, मिडिल वाली जो चीजें होती है ना, इनकी डिमांड होती है इलास्टिक, कि चलो हम बाद में पोस्टपोन कर लेंगे, टीवी फ्रिज है बाद में खरीद लेंगे, वॉशिंग मशीन है बाद में खरीद लेंगे, है ना, इलास्टिक होती है। लेकिन जो सबसे लग्जरी चीज होती है, स्टेटस वाली चीज, सबसे कम नेसेसिटी जरूरी वाली चीज होती है, इनमें कोई फर्क नहीं आता इनकी डिमांड में। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स बाय हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी जेब में जो पैसे हैं, इनकम है, उससे डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है। अगर आपकी इनकम, सैलरी बढ़ गई तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड कितनी कम होगी। यहाँ पर ये चीज हमें पढ़नी है, इनकम के साथ क्या रिश्ता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइस के साथ डिमांड का क्या रिश्ता था, और सब्सिट्यूट गुड्स और इनके साथ क्या रिश्ता था ना। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं इनकम के साथ क्या रिश्ता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। बस प्राइस की जगह इनकम कर दो बस, और कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। देखो इसके अंदर आती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये 3 तरीके की होती है इनकम इलास्टिसिटी, जो हम लोग अभी 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आपका यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, इनकम को 0 से मेजर करते हैं, प्राइस को 1 से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी है 0 से बड़ी है, आप फॉर्मूला देखो, ग्रेटर देन 0 है। इसमें क्या बोला है, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बेटा 20% बढ़ चुकी है, तो बेटा डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, किसी भी अमाउंट से लगा लीजिए, डिमांड मान लीजिए 30% बढ़ गई,
अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप खर्चा नहीं करते हो? आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो वही चीज बोली गई है कि इनकम बढ़ेगा तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है सामानों की। तो यहाँ पे दोनों चीजें जब साथ में बढ़ती हैं, दोनों एरो साथ में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाता है तो नेगेटिव होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये होता है आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं इसके अंदर भी, वो हम लोग भी पढ़ते हैं। इसके अंदर एक तो होता है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब वन से अगर ज्यादा हो तो क्या होगा। तो अगर वन से ज्यादा होती है ना, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि आपकी सैलरी तो बस 10% ही बढ़ी थी, आपकी सैलरी तो बस 10% ही बढ़ी थी, आपकी इनकम तो 10% बढ़ी थी, लेकिन जो डिमांड है बेटा वो आपकी 40% बढ़ चुकी है। यानी आपकी इनकम से ज्यादा डिमांड बढ़ जाना, उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। सोचो आपके बस 100 रुपए ही बढ़े थे और उसमें भी आप चले गए स्टारबक्स की कॉफी पीने और वहां पे 400 का खर्चा कर आए हो, मतलब इतनी सैलरी बढ़ी नहीं और खाना पीना ज्यादा खा लिया आपने जाके। तो बस वही चीज है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना? इनकम से ज्यादा बढ़ जाना। चलिए फिर नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी। इक्वल मैंने अभी आपको बताया था पिछले में भी। सपोज करिए आपकी 10% इनकम बढ़ गई है, तो आपकी जो डिमांड है सामानों की वो भी 10% से ही बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? इक्वल 10% से ही बढ़ेगी। पर इसमें दोनों ऊपर के साइड जा रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा था ना, प्राइस नीचे जा रहा था, डिमांड ऊपर हो रही थी। यहाँ पे दोनों चीजें क्योंकि पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो 10% से अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो 10% की ही डिमांड बढ़ी है, ठीक है। आपने जितने आपके बेटा पैसे बढ़े थे उतना ही आपने खर्चा किया है, ज्यादा नहीं करा है। फिर आता है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब जब आपकी जो डिमांड है वो बहुत ही कम बढ़े और सैलरी ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी सैलरी मान लीजिए बढ़ गई है 10% से, लेकिन जो आपने खर्चा किया है वो सिर्फ 5% ही किया है, ज्यादा नहीं आपने डिमांड बढ़ाई है। उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। अच्छा ये बात बताओ, आपकी अगर सैलरी बढ़ जाती है तो क्या नमक ज्यादा खाना शुरू कर देते हो क्या? नहीं ना। वही चीज बोली गई है कि इनकम बढ़ाई है लेकिन ज्यादा नहीं आपने कोई खर्चा किया है, अपने इनकम से कम ही किया है। फिर होता है सेकंड टाइप नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव का मतलब जब एक ऊपर एक नीचे। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब मैम एक ऊपर एक नीचे कैसे हो सकता है? इंफीरियर गुड्स अभी मैंने आपको पुराने में पढ़ाया था सेशन में, इंफीरियर गुड्स में लागू होता है बेटा ये नेगेटिव इनकम। और पॉजिटिव किस में होता है? नॉर्मल गुड्स में। याद रखिएगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करी जा रही है, ब्राउन ब्रेड के बारे में बात करी जा रही है। और नेगेटिव इनकम की बात करते हैं तो इंफीरियर गुड्स की बात करी जा रही है, जो आपके सस्ते सामान होते हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड हो गया है ना। आज के टाइम पे व्हाइट ब्रेड जो है वो इंफीरियर गुड्स में ही आता है। सफेद ब्रेड जो आप लोग खाते हो, जो थोड़े से नॉर्मल गुड्स की बात करें तो लोग ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दिया लोगों ने, हम लोग बहुत पीछे रह गए अभी। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, सपोज करिए आपकी इनकम बढ़ गई 10% से। जब आपकी बेटा इनकम बढ़ती है तो आप अच्छी चीज के लिए भागते हो, इसीलिए इंफीरियर क्वालिटी की डिमांड यहाँ पर कम हो जाती है। सपोज करिए आपकी इनकम बढ़ गई थी 10% से, तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर का मतलब जो आपकी व्हाइट ब्रेड है, उसकी जो डिमांड है वो बेटा कम हो जाएगी। क्योंकि अब आपके पास पैसे आ गए, आपको अमीरी का एहसास होने लग गया है, तो अब आप व्हाइट ब्रेड छोड़कर आप ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दोगे, जिसकी वजह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाता है। समझ में आ गया? अब तो हम पीनट बटर खाएंगे, है ना, वही वाली चीज है। फिर होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो का मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आना, कोई चेंज नहीं आना। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी रिमेन्स द कांस्टेंट विद एनी राइज और फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी यहाँ पर आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आता, चाहे आपकी सैलरी बढ़े चाहे आपकी सैलरी कम हो। ये सारी चीजें होती है नेसेसरी चीजों में। जैसे मैंने अभी आपको बोला, नमक वाला एग्जांपल दिया था, जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो क्या सब्जी में 2 बार नमक डालोगे? कि 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डाल दोगे? सैलरी बढ़ गई है तो थोड़ा सा नमकीन बनाते हैं, है ना, और ज्यादा नहीं ना। तो वही चीज होती है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले नमक घर में आ रहा था अभी भी उतना ही नमक घर में आएगा, 1 चम्मच डलता था 1 चम्मच ही डलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी बढ़ी या कम, उसे बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पता चला सैलरी बढ़ गई है तो आज 4 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अगर पॉजिटिव है आपका, यहाँ पे पढ़ लो, फॉर्मूला है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। शॉर्ट समरी, इफ योर
इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव इंफीरियर गुड्स के बारे में बोला जाता है, पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स के बारे में बोला जाता है। और नॉर्मल गुड्स में भी अगर ग्रेटर देन 1 है तो लग्जरी के लिए बात करी जाती है, और स्मॉलर देन 1 है तो नेसेसिटीज के बारे में बात की जाती है। ये याद कर लेना। अब बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ सम अदर प्रोडक्ट। यानी सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बोला क्रॉस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। कौन से गुड्स की? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी जा रही है। एक समान, सपोज करिए चाय की डिमांड कम हो जाना, चाय की डिमांड कम होना, इससे दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चीनी पे या दूध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी एक गुड्स का असर दूसरे गुड्स पे कैसे होगा, एक्स गुड्स का असर वाई गुड्स पे क्या होगा। यहाँ पे प्राइस, डिमांड, इनकम से कोई लेना देना नहीं, यहाँ दो सामान के बीच में कंपटीशन है, ए और बी। ठीक है, सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर समान सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इफ योर एक्स एंड वाई, एक्स वाई मतलब टी और कॉफी लगा लो, टी और कॉफी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते तो हम कॉफी पी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरा ले सकते हैं। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड बाय विल रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। भाई एक का अगर सामान का अगर प्राइस जो है गिर जाता है तो दूसरे की अपने आप डिमांड बढ़ जाती है, यही है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? दोनों एरो बेटा साथ में है। टी का प्राइस अगर बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा दो तो कॉफी का क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉफी का भी तो एरो ऊपर चला जाएगा। तो दोनों एरो जब जाते हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। समझ में आ गया? अब इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। एक तो होता है इक्वल टू यूनिटी, एक होता है ग्रेटर देन 1, एक होता है लेस देन 1। सब्स्टिट्यूट के अंदर भी होता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल टू यूनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्वल टू यूनिटी मतलब ई इक्वल टू 1। अगर 1 तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए मैं टी और कॉफी का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखिएगा हमेशा टी और कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल। मैंने तो यही याद रखा है शुरू से। देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि टी के जो प्राइस है वो 10% से बढ़ चुके हैं, तो पता चला कॉफी की जो डिमांड है वो भी सिर्फ 10% से ही बढ़ी है। तो यानी दोनों अगर परसेंट से बराबर बढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। ये भी 10% से ही बढ़ी है डिमांड। भाई जितने की टी प्राइस बढ़ा था, डिमांड भी कॉफी का 10% से ही बढ़ा है, दैट इज योर 1 इक्वल टू 1। आ गया समझ में? बराबर। अगर मैं बोलूं आपका नेक्स्ट कि आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो सब समझ लेना कि एक या टी और कॉफी जो भी है, कोई भी वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉफी टी के ही हमेशा बढ़ेंगे। सपोज करिए टी के प्राइस 20% से बढ़ गए थे, तो कॉफी की जो डिमांड है वो 50% से बढ़ गई है, बहुत दुगना, दुगना तिगना 60% लगा लो, तिगुना से बढ़ गई है। दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटी। अगर वही बात करूं कि आपकी डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो समझ जाना कि टी की डिमांड, अगर टी की प्राइसेस अगर 10% से बढ़े हैं तो कॉफी की डिमांड जो है वो सिर्फ 5% से बढ़ा है, यानी कम से बढ़ी है। कॉफी की डिमांड कितने से बढ़ी है? सिर्फ 5% से, कम परसेंटेज, ज्यादा फर्क नहीं आया, उसे बोलते हैं ईडी लेस देन 1। ये मैं आपको पुराना भी पहले भी समझा चुकी हूँ, वही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ टू गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, राइज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन द डिमांड फॉर अदर। राइज इन द प्राइसेस ऑफ कार विल ब्रिंग अ फॉल इन द डिमांड टुगेदर विद द डिमांड फॉर अ पेट्रोल। और इसकी डिमांड होती है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है? एक ऊपर एक नीचे। अभी मैंने बोला कार और पेट्रोल। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो आप कार नहीं खरीदोगे, यानी कार की डिमांड डाउन हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कार नहीं खरीदी जाएगी। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अनरिलेटेड गुड्स। इफ द टू गुड्स आर अनरिलेटेड, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड बाय हैज नो इफेक्ट इन द डिमांड ऑफ गुड एक्स। इसकी होती है जीरो, इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जीरो। जीरो कैसे होती है मैम? अच्छा एक बात बताइए, नमक के प्राइस अगर कम या ज्यादा हो तो कार में कोई फर्क पड़ेगा? यानी दो ऐसे सामान जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेकअप के प्राइस बढ़ गए हैं, तो मेकअप के प्राइस बढ़ने से क्या कार की प्राइस में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना,
तो दैट इज कॉल्ड अनरिलेटेड गुड, जहां पे आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है। आ गया समझ में? चलिए लास्ट है आपका एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। द अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ गुड्स ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट इज नोन एज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप कितना खर्चा करते हो अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने विज्ञापन पे इतना कितना खर्चा करते हो, और उससे सेल्स पे क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर सेल से क्या फर्क पड़ता है, वो चीज यहाँ पे पढ़ना है हमें। फॉर्मूला देख लो पहले इसका यहाँ पे। फॉर्मूला है इसका प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। यानी आप एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करते हो, उससे किसी की प्रोडक्ट के डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है, ये तो पड़ता ही पड़ता है। अगर अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो बहुत सारा, मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट पे 50% खर्चा कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे आपने 50% खर्चा कर दिया, तो आपकी सेल्स तो बेटा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आजकल बिना एड के कोई खरीदता नहीं है, तो सेल्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। याद रखना, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा 10% भी बढ़ा दिया, 50% भी बढ़ा दिया, तो सेल्स जरूर बढ़ेगी, सेल्स जरूर बढ़ती है, क्योंकि बिना एड के आजकल कोई सामान खरीदता नहीं है। एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली लोग, तभी तो लोग सेलिब्रिटीज से करवाते हैं। अब सेलिब्रिटीज, तुम्हें आप लोगों को पता है 1-1 करोड़ रुपए एक एक एडवर्टीजमेंट के लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आप लोग उन्हें अब भगवान मानते हो, आइडल मानते हो, तो अगर अरे शाहिद कपूर ने ये वाला टूथपेस्ट यूज किया तो हम भी करेंगे, है ना, ये परफ्यूम यूज किया तो हम भी करेंगे, तो फिर एडवर्टीजमेंट में तो खर्चा करते ही है ये लोग। अगर नहीं करेंगे तो सेल्स डाउन हो जाएगी। अगर वो लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करते हैं तो सेल्स भी डाउन हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आप बात करो सेल्स, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हो तो सेल्स भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अगर आप एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं करते तो सेल्स भी गिर जाएगी। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। ठीक है, जैसे जैसे खर्चा बढ़ाओगे सेल्स बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग भी जानते हो। आजकल जो दिखता है वो बिकता है। इंस्टाग्राम पे एड ही तो होती है, आपके इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के तो आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो। वो साड़ी पहन के आ जाती हैं या वो कोई प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, हमने यूज किया, और आप लिंक 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 लिंक, चाहे वो सच में भी हो ना हो। अच्छा, इसलिए रिव्यू देखना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने खरीद लिया, बट जो चीज है, ये तो पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, तो वही चीज है आजकल। जितना ज्यादा ऐड होगी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एफबी, ट्विटर, सब पे, उतना ही ज्यादा टीवी पे आप लोग उतना खरीदोगे, तो ये तो फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो चलिए आज का टॉपिक यही तक था। लास्ट में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पूरा करा दिया था। नेक्स्ट में मैं आपको कराने वाली हूँ पूरा प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन पूरा, जिसमें आपके प्रोपोर्शनल, वेरिएबल, कॉस्ट, ठीक है, ये मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए, अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक आप करते हैं नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप करते हैं करते नहीं करते, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग कंटेंट कैसा लगता है। इतना ही मेरे लिए काफी है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।